नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 9। उसके हम एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 9 का टाइटल है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। जी हाँ, इसमें हमारा सबसे जो मेन सेक्शन है सेक्शन 125, जिसपे कि काफ़ी केसेस भी कोर्ट्स में चलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट सेक्शन है और ये चैप्टर भी काफ़ी रेलेवेंट है। तो आज इसी चैप्टर पे हम एमसीक्यू करेंगे, चैप्टर नंबर 9। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 8 उनके ऊपर आई हैव ऑलरेडी मेड एमसीक्यू वीडियोस, सो यू कैन गो ऑन माई चैनल एंड वॉच इन द प्लेलिस्ट, और आई विल गिव द लिंक टू द प्लेलिस्ट ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन। तो चैप्टर नंबर 9 एमसीक्यू सीआरपीसी ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनेंस अंडर चैप्टर 9 ऑफ द कोड, वाइफ इंक्लूड्स, यानी कि इस चैप्टर यानी कि चैप्टर 9 के हिसाब से वाइफ कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए वाइफ, ऑप्शन बी ए वुमेन हु हैज़ बिन डाइवोर्स्ड और ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड, सी ए एंड बी, डी रीमैरिड डाइवोर्सी वुमन। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हमारा ऑप्शन ए भी है और हमारा बी भी है। ए है हमारी जो लीगली वेडिड वाइफ है वो होगी, और बी है हमारा ए वुमेन हु हैज़ बिन डाइवोर्स्ड और ऑब्टेन डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट मैरिड, यानी कि जिस महिला ने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया है लेकिन उसने रीमैरिज नहीं करी है, वो भी चैप्टर 9 में वाइफ की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी, यानी कि उसको भी मेंटेनेंस देना पड़ेगा। लेकिन रीमैरिड डाइवोर्सी वुमेन, जिस डाइवोर्सी वुमेन ने रीमैरिज कर ली है, वो वाइफ की डेफिनेशन में नहीं आती है, और इस करके चैप्टर 9 उसको मेंटेनेंस में कवर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इज़ द स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125। तो क्या सेक्शन 125 में मैरिज का स्ट्रिक्ट प्रूफ देना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, और हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस दूसरी पार्टी मैरिज को ही डिस्प्यूट करे तो। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हु कैन बी ऑर्डर टू मेंटेन पेरेंट्स। पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए किसको ऑर्डर किया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन, बी ओनली मेल पर्सन्स विल बी ऑर्डर टू मेंटेन, सी ओनली फीमेल पर्सन्स विल बी ऑर्डर टू मेंटेन, डी नन ऑफ द अबव। देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने थोड़ा सा इसको पूरी तरह डिफाइन नहीं किया है। इसमें उनका ये कहने का पर्पज़ है या पूछने का पर्पज़ है कि मेल्स को ऑर्डर किया जाएगा या फीमेल्स को ऑर्डर किया जाएगा। तो ऐसे में इसका सही ऑप्शन है ए, कि एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और इसमें क्योंकि बात हो रही है पेरेंट्स की, तो अगर हम इसमें प्रॉपर सेक्शन को देखेंगे तो इसमें हम देखिए, अब डेफिनेशन है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इफ़ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स निग्लेक्ट और रिफ्यूज टू मेंटेन। अब इसमें हमारा हिज फादर, मदर अनएबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तो ये आएगा। तो इसमें हिज फादर, हिज मदर से ये पता लग रहा है कि बच्चों के ऊपर ये ऑर्डर किया जाएगा। तो एनी पर्सन्स में हम मान के चलते हैं कि उनके बच्चे होंगे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनके पास सफिशिएंट मीन्स होने चाहिए और उन्होंने अपने पेरेंट्स को नेग्लेक्ट किया है या रिफ्यूज़ टू मेंटेन किया है, तो ये ऑर्डर उनके खिलाफ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हु हैज़ द अथॉरिटी टू मेक एन ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। किसके पास अथॉरिटी है मेंटेनेंस ऑर्डर देने की। ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डी सेशन जज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ये पावर्स हैं मेंटेनेंस ऑर्डर करने की। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट अमाउंट ऑफ मंथली अलाउंस कैन बी ऑर्डर्ड बाय ए मजिस्ट्रेट। अब ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि क्या कोई फिक्स अमाउंट है मंथली जो कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। तो इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मंथली रेट नॉट एक्सीडिंग 500, बी मंथली रेट एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, सी ए मंथली रेट नॉट एक्सीडिंग ₹1000, डी ए मंथली रेट नॉट एक्सीडिंग ₹2000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी फिक्स नहीं है चीज़,
इसी के अगर हम पैरेलल देखें तो सीनियर सिटीजन एक्ट है, उसमें फिक्स किया हुआ है ₹10,000 मैक्सिमम पर मंथ के हिसाब से, लेकिन सेक्शन 125 CRPC में मजिस्ट्रेट ए मंथली, इसका ऑप्शन हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बी है ए मंथली रेट एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। तो जैसा भी मजिस्ट्रेट का जुडिशियल माइंड फिक्स करेगा वो उसको फिक्स कर देगा। तो ये इसका आंसर है फिफ्थ का, ऑप्शन नंबर बी, कुछ भी उसमें मंथली अलाउंस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, कैन द मजिस्ट्रेट ऑर्डर द फादर ऑफ ए मैरिड माइनर फीमेल चाइल्ड टू मेंटेन हर अंटिल शी अटेन्स मेजोरिटी, कि कोई भी माइनर फीमेल चाइल्ड है तो क्या कोर्ट उसके फादर को ऑर्डर कर सकती है कि उसको मेंटेन करे माइनर फीमेल चाइल्ड को अंटिल शी अटेन्स द मेजोरिटी। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसकी। ऑप्शन ए है यस, इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड इज नॉट पोजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स। बी नो। तो इसमें हमारा आंसर है ए यस, मजिस्ट्रेट फादर को ऑर्डर कर सकता है इवन इफ माइनर फीमेल चाइल्ड मैरिड है और उसका जो हस्बैंड है उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, तो जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाती तब तक फादर को ऑर्डर किए जा सकते हैं मेंटेनेंस देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट। अब इसके ऑप्शंस हैं, इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स, बी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस इवन दो दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। तो लेजिटिमेट माइनर चाइल्ड हो या इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड हो, वो एंटाइटल्ड है, या इसका ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस इफ दे आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। तो इसमें लेजिटिमेसी का कोई भी चक्कर नहीं है, माइनर चाइल्ड है अगर तो वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हु आर एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, कौन मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए वाइफ, बी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और नॉट, C legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury, D father or mother, E all of the above। तो इसमें सभी all of the above हमारा आंसर है, E is the correct option, क्योंकि इसमें वाइफ भी है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड भी हैं, वेदर चाहे वो मैरिड हैं चाहे नहीं है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड है और साथ में फादर और मदर भी हैं। ये सभी सेक्शन 125 या हम चैप्टर 9 कहें तो उसके अंडर मेंटेनेंस ले सकते हैं, एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, कैन द मजिस्ट्रेट ग्रांट इंटरिम मंथली मेंटेनेंस। क्या मजिस्ट्रेट इंटरिम मंथली मेंटेनेंस वो होता है जो केस के दौरान मेंटेनेंस दिया जाता है, तो ऐसा भी कुछ मजिस्ट्रेट ग्रांट कर सकता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए यस, बी नो, और करेक्ट आंसर है इसका ए यस, वो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, दैट द इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन एंड द एक्सपेंसेस शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन, कितने टाइम में वो डिस्पोज ऑफ की जाएगी जो इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होगी उसको। ऑप्शन ए 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू द रिस्पोंडेंट, B 30 days from the date of service of notice of the application to the respondent, C 90 days from the date of service of the notice of the application to the respondent, D none of the above। और इसका करेक्ट आंसर है 60 days। तो 60 days के जब उसको फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जिस दिन उसको नोटिस सर्विस हो गई है एप्लीकेशन की, तब से उसके 60 days के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। हालांकि ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास और भी पावर्स होती हैं जिसके अंतर्गत वो उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द मजिस्ट्रेट मे ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ सच प्रोसीडिंग व्हेन ही कंसीडर रीजनेबल। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसको रीजनेबल लगे तभी वो ग्रांट करेगा इंटरिम मेंटेनेंस, या नहीं भी करे। तो इसकी ऑप्शंस हैं ए यस, बी नो, और करेक्ट आंसर है ए यस। क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम व्हाट डेट शैल अलाउंस और इंटरिम मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस बी पेएबल। तो इसकी हम देख लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस डेट से वो अलाउंस या इंटरिम मेंटेनेंस पेएबल होंगे। ए पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, सी ए एंड बी, डी फ्रॉम द डेट व्हेन द पिटिशनर्स वर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स।
तो सबसे पहली ऑप्शन है पेएबल फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर, की जिस दिन ऑर्डर हुआ है उस दिन से पेएबल होंगे। बी पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, जिस दिन एप्लीकेशन दी गई मेंटेनेंस की तब से। सी ए और बी दोनों। डी फ्रॉम द डेट व्हेन द पिटिशनर वर अनएबल टू मेंटेन देमसेल्फ, या तब से जब वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते थे। इसका देखिए इसमें आंसर आएगा हमारा पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। इसमें आंसर ये पहले का थोड़ा सा होगा, क्योंकि इसमें रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी रजनीश वर्सेस नेहा के नाम से, तो उसमें मेंटेनेंस को लेकर के काफ़ी उन्होंने एलेबोरेट लैंडमार्क जजमेंट दी थी, काफ़ी उसमें प्रोविजन डिस्कस किए थे और क्लैरिफिकेशन दी थी। तो उसके हिसाब से उन्होंने उसमें क्लियर कर दिया था कि जब भी जिस दिन भी एप्लीकेशन होगी, ऑर्डर चाहे बाद में जब भी होता रहे, ऑर्डर के हिसाब से नहीं होगा, जिस दिन एप्लीकेशन होगी उस दिन से आपका मेंटेनेंस पेएबल होगा। तो इसमें ऑप्शन हमारी करेक्ट है बी, पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन बाय द मजिस्ट्रेट इफ एनी पर्सन ऑर्डर टू पे मेंटेनेंस फेल्स टू पे द अमाउंट विदाउट सफिशिएंट कॉस्ट, यानी कि जिसको भी ऑर्डर किया है मेंटेनेंस पे करने के लिए, वो पर्सन मेंटेनेंस नहीं पे करता, फेल कर देता है उसको पे करने में, और उसके पास कोई सफिशिएंट रीजंस भी नहीं है कि वो उसने क्यों नहीं दिया। तो इसकी ऑप्शन देख लेते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। ए, फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू ए वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर द लेविंग फाइन्स। बी, the magistrate may sentence such person for the whole or any part of each month allowance for the maintenance or the interim maintenance and expenses of proceedings. C, A and B. D, magistrate cannot take any action. तो इसका सही आंसर है हमारा C, जिसमें कि हमारा A भी है और B भी है। तो फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू ए वारंट फॉर लेविंग द अमाउंट ड्यू इन द प्रोवाइडेड मैनर फॉर लेविंग फाइन्स, मैजिस्ट्रेट में सेंटेंस सच पर्सन, उसको जो है हर महीने या उसके पार्ट देयर ऑफ के मेंटेनेंस के लिए उसको सेंटेंस भी किया जा सकता है, सजा भी दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ लॉन्ग कैन द रिस्पोंडेंट बी केप्ट इन जेल, कितने टाइम तक उसको जेल में रखा जाएगा अगर वो पेमेंट नहीं देता है। तो ए, ही कैन बी केप्ट इन जेल फॉर 1 month और अंटिल पेमेंट इज मेड। बी, ही कैन बी केप्ट इन जेल फॉर 2 months और अंटिल पेमेंट इज मेड। C, he can be kept in jail for 3 months until the payment is made. D, he can be kept in jail for 4 months until payment is made. तो इसका करेक्ट आंसर है A, he can be kept in jail for 1 month और until payment is made, यानी कि जब भी उसकी पेमेंट ड्यू होगी अगर वो नहीं देगा तो उसको जेल में रहने का ऑर्डर किया जा सकता है, और क्योंकि वो मंथली के हिसाब से है तो 1 month ही उसकी जेल हो सकती है। अगला महीना ड्यू होगा तो वो देखा जाएगा कि वो देगा कि नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन कैन ए वारंट बी इशूड फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर सेक्शन 125, कब वारंट इशू किया जा सकता है फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू अंडर सेक्शन 25। ए, व्हेन एप्लीकेशन इज मेड टू द कोर्ट, कि जब वहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी कोर्ट में। बी, इट शुड बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकेम ड्यू, 1 साल के अंदर अंदर जब भी ड्यू हुआ है तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सी, ए एंड बी दोनों ही हैं उसमें। डी, इट शुड बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years, कि 2 साल के अंदर अंदर जब भी वो ड्यू हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी। तो ये है ए और ये है बी। ए है हमारा जब भी आप एप्लीकेशन देंगे, और इट शुड बी मेड विद इन ए पीरियड फ्रॉम द 1 year ऑन विच इट बिकेम ड्यू, 1 साल के अंदर अंदर देनी है, और जब भी आपने देनी है तो वहाँ से उसको वारंट इशू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, कैन ए वाइफ रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड इफ ही हैज़ ए हस्बैंड हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड सेकेंड मैरिज और कीप्स ए मिस्ट्रेस, क्या एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहने को मना कर सकती है जब हस्बैंड ने दूसरी मैरिज कर ली हो या उसने कोई मिस्ट्रेस रख ली हो। ऑप्शन इसका है ए, इट इज़ जस्ट ग्राउंड फॉर वाइफ्स रिफ्यूज़ल टू लिव विद हिम। बी, इट इज़ नॉट जस्ट ग्राउंड फॉर वाइफ रिफ्यूज़ल टू लिव विद हिम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कि ये एक सही ग्राउंड है वाइफ के लिए कि वो उसके साथ नहीं रहे या उसके साथ रहने को इनकार कर दे। क्वेश्चन नंबर 17, ए वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द हस्बैंड अंडर सेक्शन 125। तो कब एक वाइफ एंटाइटल्ड नहीं होगी मेंटेनेंस के लिए या इंटरिम मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 25। ए, इफ़ शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, कि वो
अडल्ट्री में रह रही है किसी और के साथ। बी, इफ़ शी रिफ्यूजेज टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न, वो अपने हस्बैंड के साथ रहने को मना करती है और कोई रीज़न भी नहीं देती है या सफिशिएंट रीज़न नहीं देती है। सी, इफ़ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, कि वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट रह रहे हैं। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें सारे ही ठीक हैं हमारे ए, बी और सी, कि या वो अडल्ट्री में हो या फिर वो साथ नहीं रहती हो विदाउट एनी सफिशिएंट रीजंस, या वो म्यूचुअली अलग रह रहे हों। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन कैन ए मजिस्ट्रेट कैंसिल इज ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस इशूड इन फेवर ऑफ वाइफ, कब मजिस्ट्रेट अपना ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है जो उसने वाइफ की फेवर में इशू किया है। ए, ऑन प्रूफ दैट वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री, कि वो उसको पता लगता है कि वाइफ अडल्ट्री में रह रही है। बी, ऑन प्रूफ दैट विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेज टू लिव विद हर हस्बैंड। सी, ऑन प्रूफ दैट दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें भी आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है, तो ऊपर वाले जो थे वही इसमें भी आएंगे, तो डी हमारा इसमें आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी ऑफ हर हस्बैंड इज ए गुड ग्राउंड टू लिव सेपरेटली एंड क्लेम मेंटेनेंस, कि अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट है तो ये क्या अच्छा ग्राउंड है कि वाइफ अलग रह सकती है और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। और ऑप्शन है हमारी ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि ट्रू। ये सही है कि इम्पोर्टेंसी में वाइफ हस्बैंड के साथ रहने को मना कर सकती है और मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20, ए मैन एंड वुमेन लिविंग टुगेदर फॉर 20 years एज हस्बैंड एंड वाइफ, relatives also treating them as husband and wife, is such a woman entitled for maintenance। अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम टाइप में दे दिया है कि एक मैन और वुमेन एक साथ रह रहे हैं 20 साल से एज हस्बैंड एंड वाइफ, और जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो भी उनको एज हस्बैंड एंड वाइफ ही ट्रीट करते हैं। इस सच ए वाइफ एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस, तो क्या ऐसी वाइफ जो है वो मेंटेनेंस की एंटाइटल्ड है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नेसेसरी, वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। बी, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट नेसेसरी, वाइफ इज एंटाइटल्ड फॉर मैरिज। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि इसमें कोई मैरिज का स्ट्रिक्ट प्रूफ नहीं है, तो इसलिए वाइफ इज एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच प्लेस कैन द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 125 बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन, किस जगह पर सेक्शन 125 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं? तो इसमें ऑप्शन है हमारा वेयर ही इज़ रिजाइडिंग, जहाँ पे वो रह रहे हैं। बी, वेयर ही और हिज वाइफ इज़ रिजाइडिंग, जहाँ पे वो या उसकी वाइफ रह रहे हैं। सी, वेयर ही लास्ट रिजाइडेड विद हिज वाइफ और विद मदर और ऑफ द इलिजिटिमेट चाइल्ड। डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सब में से कहीं पर भी 125 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, all evidence in section 125 proceedings shall be taken A, in the presence of the respondent, यानी कि जो रिस्पोंडेंट होगा इसमें या तो बच्चे होंगे या हस्बैंड होगा उनकी प्रेजेंस में। B, when his personal is dispensed with in the presence of his pleader, या अगर वो नहीं आता है तो उसके एडवोकेट की प्रेजेंस में। C, A and B। D, in absence of the respondent also। तो इसका सही आंसर है C, A या B, कि या तो वो खुद प्रेजेंट हो रिस्पोंडेंट या उसका प्लीडर प्रेजेंट हो, तभी उसकी प्रोसीडिंग्स 125 में ली सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डज द मजिस्ट्रेट डिसाइड्स पिटीशन अंडर सेक्शन 125 एक्स पार्टी, कि एक सेक्शन 25 की पिटीशन एक्स पार्टी मीन्स एक तरफा, वो कब डिसाइड कर सकता है? ए, व्हेन द रिस्पोंडेंट इज़ विलफुली अवॉइडिंग सर्विस, की रिस्पोंडेंट जो है वो जान करके जो नोटिस होता है सर्विस उसको अवॉइड कर रहा है। बी, व्हेन द रिस्पोंडेंट इज़ विलफुली नेग्लेक्टिंग टू अटेंड द कोर्ट, या वो जान करके कोर्ट में अटेंड नहीं कर रहा है। सी, ए एंड बी। डी, कोर्ट कैन नॉट डिसाइड एक्स पार्टी केस। तो ऐसे में हमारा सही आंसर है सी, ए एंड बी, कि चाहे रिस्पोंडेंट विलफुली सर्विस अवॉइड कर रहा है समन्स की, या फिर वो विलफुली नेग्लेक्ट कर रहा है कोर्ट अटेंड करने की, या उसका एडवोकेट नहीं अटेंड कर रहा है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट डिसाइड कर सकता है कि पिटीशन को वो एक्स पार्टी भी डिसाइड कर दे। क्वेश्चन नंबर 24, कैन द मजिस्ट्रेट मेक चेंजेस इन द अलाउंस, कि क्या मजिस्ट्रेट अलाउंस जो उसने फिक्स किए हैं उसमें चेंजेस कर सकता है? ऑप्शन ए है येस,
when he receives proofs for change in the circumstances of any person receiving monthly allowance or interim maintenance. B, he cannot increase the amount beyond 500. तो इसका आंसर है A कि yes वो कर सकता है अगर उसके पास प्रूफ मिलता है कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस ऑफ एनी पर्सन रिसीविंग मंथली अलाउंस और इंटरिम अलाउंस, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से चेंजेस हों चाहे वो वाइफ की तरफ से चेंजेस हों, तो ऐसे में वो अपना ऑर्डर को भी चेंज कर सकता है, अलाउंस को भी चेंज कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, कैन द मजिस्ट्रेट कैंसिल और मॉडिफाई एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 125 इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए कंपीटेंट सिविल कोर्ट? क्या वो अपने ऑर्डर को मॉडिफाई या कैंसिल कर सकता है अंडर सेक्शन 25 इन कॉन्सिक्वेंस, कि किसी वजह से, किसी और डिसीजन की वजह से, कंपीटेंट सिविल कोर्ट के डिसीजन की वजह से? तो इसका भी आंसर है ए, यस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26, कैन द मजिस्ट्रेट कैंसिल एन ऑर्डर मेड इन फेवर ऑफ ए डाइवोर्स्ड वुमेन इफ शी रीमैरिज? अगर एक डाइवोर्स्ड वुमेन है और वो रीमैरिज कर लेती है तो जो भी उसको मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया है क्या मजिस्ट्रेट उसको कैंसिल कर सकता है? ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो। तो इसका करेक्ट आंसर है यस, ही कैन कैंसिल द ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द रीमैरिज। जब से उसने रीमैरिज करी है तब से उसका डेट वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, कैन द मजिस्ट्रेट कैंसिल एन ऑर्डर मेड इन फेवर ऑफ ए डाइवोर्स्ड वुमन इफ शी रिसीव्स ए लंप सम अंडर एनी कस्टमरी और पर्सनल लॉ बिफोर और आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर? देखिए, क्या मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है कि यदि कोई डाइवोर्स्ड वुमन कोई एक लंप सम अमाउंट रिसीव कर लेती है, कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई सेटलमेंट है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, चाहे वो बिफोर आफ्टर मेकिंग द ऑर्डर कभी भी हो सकता है वो, तो ऐसे में इसका भी सही आंसर है ए, यस, वो अपने ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, शुड ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स बी गिवन बाय द कोर्ट टू द पर्सन इन हुज फेवर इट इज मेड? कि क्या कॉपी जो ऑर्डर की है मेंटेनेंस ऑर्डर की वो देनी चाहिए उसको जिसके फेवर में ऑर्डर दिया गया है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए, यस बट इट मस्ट बी गिवन ऑन पेमेंट ऑफ फी। B, yes but it must be given without payment to the person in whose favor it is made. C, yes it must be given without payment to the guardian if the person claiming the maintenance is minor. D, B and C, यानी कि हमारा आंसर है इसमें B और C करेक्ट है। देनी चाहिए उसको without any payment to the person in whose favor it is made, और यदि माइनर है तो उसके गार्जियन को देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज़ पावर टू एनफोर्स द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस? किसके पास पावर है कि वो जो मेंटेनेंस ऑर्डर है उसको एनफोर्स करे? ए, एनी मजिस्ट्रेट। बी, एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज़ मेड। तो इसका आंसर है एनी मजिस्ट्रेट इन एनी प्लेस वेयर द पर्सन अगेंस्ट हुम इट इज़ मेड, कहीं भी उसको एनफोर्स किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, द मजिस्ट्रेट मस्ट सेटिस्फाई टू एनफोर्स द ऑर्डर्स ऑफ मेंटेनेंस A, the identity of the parties, B, the non-payment of the allowances or expenses due, C, A and B। तो मजिस्ट्रेट को क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? इसका करेक्ट आंसर है C, A and B। तो उसको एक तो आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और उसको नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंसेस और एक्सपेंसेस का भी उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो अपने ऑर्डर्स को इन्फोर्स करेगा। तो ये था हमारा चैप्टर 9 जिसमें कि हमने अराउंड 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये टाइटल है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइव्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो ये आज हमने डिस्कस किया। तो मैं ऐसे ही आपके साथ CRPC के या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं लॉ के उनके MCQ लाता रहूँगा। और मैं आपसे ही थोड़ी सी ये भी राय लेना चाहूँगा कि क्या स्टडी जो एकेडमिक स्टडी होती हैं, जैसे लॉ के सब्जेक्ट्स को जो हम सब्जेक्टिव स्टडी कहते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए सारे। सब्जेक्टिव स्टडीज़ के बारे में यदि आप मुझसे जो है चाहेंगे कि आप लेक्चर्स या कुछ मैं डिलीवर करूँ आपको टॉपिक्स के ऊपर या कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं, तो उस पर यदि आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। हालांकि मैंने कभी आज तक वो चीज़ की नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी एक एम्बिशन रहा है कि मैं पढ़ाऊँ ताकि लोगों को जो है बेनिफिट हो, जो लॉ पढ़ रहे हैं, जो लॉ पढ़ना चाहते हैं, जो स्टडीज़ में है। तो ऐसे में आपकी मैं राय जानना चाहूँगा। और आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।